अब तक ऐसा क्या आपसे कहा है तो फिर तो आ ही जाएगी। चलिए ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए साथ में हम घूम भी लेते हैं। आज दूसरे वाला झूला ट्राई करेंगे। ठीक है, बोलते हुए ज्योति हंस दी। दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। अब आगे अधिराज ने घर के बाहर गाड़ी रोकी तो देखा कि ईरा बाहर ही बैठी हुई थी। अधिराज को घर आता देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। अधिराज के आते ही पुलिस कांस्टेबल्स वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। अधिराज ईरा के पास चला आया। सब ठीक था ना? अधिराज ने प्यार से पूछा। जी, ईरा ने सिर हिला दिया। अंदर आओ, बोलकर वो घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। ईरा भी पीछे पीछे चल दी। अपने कमरे में आकर अधिराज ने बेड पर बैग रखे और बोला, इनमें से कुछ भी पहन लो और तैयार हो जाओ। ईरा ने बैग को देखा और बोली, इनमें क्या है? तुम्हारे लिए कपड़े हैं। ईरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अधिराज एक बार पहले भी उसके लिए कपड़े ला चुका था और अब एक बार फिर वो उसके लिए नए कपड़े लाया था। ईरा के लिए ये सोचना भी बहुत दूर की बात थी कि कोई उसके लिए इतना कुछ करेगा। वो टकटकी लगाए बाइग्जा को देखने लगी। पहनो जाकर, देखती ही रहोगी क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अधिराज ने कहा तो ईरा ने एक बैग में झांक कर देखा। अधिराज बोला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जो भी अच्छा लगता है उसे पहनकर तैयार हो जाओ। बोलकर उसने अपने कपड़े लिए और वहां से बाहर निकल गया। ईरा ने सारे बैग्स में देखा तो अधिराज 5 से 6 जोड़ उसके लिए लेकर आया था। ईरा की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसने एक हरे रंग का फ्रॉक सूट लिया और उसे पहन लिया। फ्रॉक सूट उसके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। वो उसे फिटाया था, मानो उसने खुद ट्राई करके अपने लिए लिया हुआ हो। पीठ पर डोरी लगी हुई थी और गला भी डीप था। ईरा अपने आप उस डोरी को नहीं बांध पा रही थी। उसने बालों को पीठ पर खुला छोड़ दिया। अपने आप को शीशे के देखा तो देखती ही रह गई। तभी अधिराज ने दरवाजे पर खटखटाया और बोला, पहन लिया क्या? अंदर आ जाऊं? ईरा ने दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से बोली, जी। अधिराज अंदर चला आया। अधिराज की नज़र उसके ऊपर गई तो वो कुछ पल देखता ही रह गया। वो बेहद मासूम, प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसके रूप में कोई कमी नहीं थी। बस जो चोटें उसे आई थीं, वो उसकी सुंदरता पर दाग थीं। अधिराज मुस्कुराया और बोला, अच्छी लग रही हो। ईरा ने सुना तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। अधिराज ने बाकी बैग्स उठाए और उन कपड़ों को अपने कपड़ों के साथ अलमारी में रख दिया। उसने वाइट शर्ट और ग्रे पैंट पहनी हुई थी। सादे से कॉम्बिनेशन में भी कमाल लग रहा था। स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था, जिससे उसकी मजबूत बाजुएं आधी दिखाई दे रही थीं। अलमारी बंद करके वो बैग के पास आया। एक बैग अभी भी वहीं रखा हुआ था। अधिराज ने उसके अंदर से एक बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर सैंडल्स थे। वो ईरा के पास आया और सैंडल्स को उसके पैरों के पास रखते हुए बोला, पहनो। ईरा ने हिचकिचाते हुए अपना एक पैर आगे बढ़ा दिया। अधिराज ने खुद उसके पैर को पकड़ा और सैंडल पहनाने लगा। आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। खड़ी रहो चुपचाप, बोलकर अधिराज ने दूसरे पैर में भी सैंडल पहना दिया। सैंडल के नाप का अंदाजा भी उसने बिल्कुल सही लगाया था। वो ईरा को बिल्कुल सही आए थे। अधिराज खड़ा हुआ और शीशे के पास आकर अपने बाल बनाकर बोला, चलो अब निकलते हैं। कहाँ? ईरा ने असमंजस से पूछा। फिर एक ख्याल उसकी दिमाग में आया तो वह घबराते हुए, हम वापस उस घर जाएंगे। अगर आपको हमें यहाँ से कहीं भेजना है तो कहीं और भेज दीजिए। हमें वहाँ वापस नहीं जाना। हम नहीं जी सकते वहाँ। वो हमें फिर से ले जाएंगे। शांत हो जाओ, अधिराज ने उसे शांत करवाने के लिए कहा, लेकिन ईरा अभी भी उसे प्रमिला के घर वापस ना जाने के लिए मना रही थी। मामी जी हमारी शादी पड़ोस के नंदू से करवाना चाहती हैं। वो दिमागी तौर से ठीक नहीं है, पहली बीवी को जला चुके हैं। वो हमें भी मारेंगे। हमें वापस नहीं जाना। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। उसका चेहरा रोने को हो आया था। निचला होंठ हल्का बाहर निकल आया था और आंखों के आंसू छलकने के लिए बेताब थे।
अधिराज ने जब उसे इस तरह से एक बात को अपने मन में लाकर घबराते हुए देखा तो उसके पास आया और उसे बाजुओं से पकड़कर अपने पास करते हुए बोला, कहा ना, शांत हो जाओ, कोई कहीं नहीं भेज रहा तुम्हें, नहीं हो रही किसी पागल से शादी। गॉट इट, अब बात तो सुन लो मेरी, हम मेले में जा रहे हैं। ईरा चुप हो गई और इस तरह से उसे देखने लगी मानो उसकी बात पर विश्वास ही ना कर पा रही हो। हम मेले में जा रहे हैं। हाँ, मेले में जा रहे हैं, चलोगी मेरे साथ? बोलते हुए अधिराज ने अपना हाथ उसके आगे किया। पर हम कैसे जाएंगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्या कैसे? जैसे मैं जाऊंगा वैसे ही तुम भी जाओगी, लेकिन हम आज से पहले कभी नहीं गए। हाँ तो अब जाओगी। ईरा का मन मेले में जाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन फिर उसके दिमाग में प्रमिला का ख्याल भी था। पिछले दिनों भी वो ईरा को बस किनारे पर खड़ा छोड़ जाती थी। ईरा कभी मेले में नहीं घूमी थी। जब वो अपने घर में भी रहती थी तब भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि उसकी दादी उसे मेला घुमाने ले जाए। जमीन थी लेकिन उससे कमाई कुछ नहीं थी। पुरानी बातों में डूबी ईरा अधिराज के हाथ को देखे जा रही थी। बोलो, चलोगी क्या? पर वहाँ मामी जी भी होंगे। हाँ तो होने दो, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे साथ जा रही हो, वो हमें वापस ले गए तो? उद्धरण चिन्ह। नहीं ले जा सकते, मैं हूं ना, विश्वास रखो। ईरा ने कुछ सोचा फिर बोली, अगर ले गए तो मैं वापस ले आऊंगा। अब चलें। ईरा ने उसके हाथ रख दिया। अधिराज उसे साथ लिए बाहर निकल आया। उसने ईरा को पैसेंजर सीट पर बैठाया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी। फिर अपनी सीट पर बैठा और गाड़ी लेकर निकल गया। रास्ते में उसे वेदांत की बात याद आई तो उसने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? अधिराज ने सवाल पूछ लिया था और मन ही मन उसे विश्वास था कि उसकी उम्र ज्यादा कम नहीं होगी। वो 20 या 22 से ऊपर ही होगी। ईरा बोली, 18 साल। अधिराज ने सुना तो उसे झटका लगा। वो हैरानी से बोला, क्या सच में? ईरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अधिराज सोच में पड़ गया। वेदांत का अंदाजा बिल्कुल सही था। अधिराज मन ही मन बोला, उसने सिर्फ अंदाजा लगाया था या सच में इतना माहिर है? सोचते हुए उसने एक झलक ईरा की तरफ देखा। अब उसे भी लग रहा था कि उसकी यही उम्र थी। वो दिखने में भी इतनी ही लगती थी। वो पता नहीं क्या सोचकर उसकी उम्र को ज्यादा इमेजिन कर रहा था। ईरा उत्सुकता से खिड़की से बाहर देख रही थी। मेले में जाने की खुशी उसकी आंखों से दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे वहां प्रमिला के आने का भी डर लगा हुआ था। दूसरी तरफ प्रमिला घर में बर्तनों की आवाजें आ रही थी। वो गुस्से से रसोई में बर्तन धो रही थी। पता नहीं कहाँ मर गई ये ईरा, अभी तक घर वापस नहीं आई है। 25,000 देकर क्या मोंटी उसे हमेशा के लिए लेकर चला गया है? घर में इतना काम पड़ा है, सुबह से कमर दुख गई है। इतने सारे बर्तन और कपड़े धोने को रखे हुए हैं और उसको रखा हुआ है वहाँ। बोलते हुए उसने वहीं पड़े बर्तनों के ढेर को देखा फिर बोली, अब जो भी करेगी वही करेगी वापस आकर। सुबह नहीं आई तो शाम तक तो आ ही जाएगी। ऊपर से पीने का पानी भी नहीं लाया गया है। उसके आते ही पहले पानी लेने भेजूंगी। ये नल का पानी मुझसे नहीं पिया जाता, बस एक बार आ जाए कलमुही। बोलते हुए हो रसोई से बाहर चली आई। मीना मेले में जाने के लिए तैयार थी और जूते लगा रही थी। मम्मी पैसे दो ना, मुझे मेला घूमना है और आज मुझे जो जो पसंद आएगा मैं सब लूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सिर्फ 1,000 दूंगी। क्या मम्मी, 1,000 में क्या होता है? कम से कम 2,000 तो दो। कल ही तो मोंटी इतने सारे पैसे देकर गया है। वो पैसे ऐसे नहीं उड़ाने हैं मुझे। उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं उड़ाने? अगली बार और मिल जाएंगे ना। वो साफ ना करके गया है तो आप मना लोगी ना उसको? ऐसे ही थोड़ी भेज दोगी उस ईरा को? अभी दे दो ना, मुझे जाना है। मेरे दोस्त इंतजार कर रही हैं। ठीक है, ला रही हूँ, बोलकर प्रमिला पैसे लेने चली गई। फिर लेकर आई और मीना को दे दिए। मोहक भी शर्ट के बटन लगाते हुए बाहर आया और बोला, मुझे भी दे दो मम्मी, मैं भी जा रहा हूँ। प्रमिला ने उसे भी कुछ पैसे दे दिए। दोनों घर से निकल गए।
सुशील काम से बाहर था। प्रमिला को घर के कामों के बारे में सोचते हुए गुस्सा आ रहा था। तभी उसे अधिराज का ख्याल हो आया। एक पुलिस वाला आदमी, उसके पास तो अच्छे खासे पैसे होंगे। अगर किसी तरह से मीना के साथ उसको बांध दूं तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। कुछ तो करना ही होगा। मौका अच्छा मिला है, हर बार ऐसा मौका नहीं मिला करता। एक काम करती हूँ, कल से मीना के हाथों खाना भिजवाना शुरू कर दूंगी। वैसे भी यहाँ आने के बाद इनको बावर्ची कहाँ से अच्छा मिल जाएगा। ईरा से तरह तरह के पकवान बनाकर भिजवाया करूंगी। ऐसे में मिलना और नजदीकी बढ़ेगी तो बात बनने लग जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। किशोर चाचा से बात करती हूँ, कहती हूँ कि बावर्ची को वहाँ जाने से मना कर दिया जाए, खाना मैं खुद भिजवाया करूंगी। सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई थी। दूसरी तरफ वेदांत और ज्योति गोल घूमने वाले बड़े से झूले में बैठे हुए थे। उसमें डरने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वेदांत ने ज्योति का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे झूला नीचे आता वैसे वैसे पेट में गुदगुदी होती। दोनों को ही उसमें बड़ा मजा आ रहा था। सपना और कुछ उसके साथ की कुछ लड़कियां भी वहां आ गई थीं। सपना यहाँ वहां देखते हुए अधिराज को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं, आएंगे भी या नहीं, मन में बोलते हुए सपना बेताबी से यहाँ वहां देख रही थी। उसके साथ वाली लड़की बोली, वो आए नहीं क्या सपना? अभी तो नहीं दिख रहे, लेकिन जल्दी ही आ जाएंगे। तुम लोग घूमो, मैं यहीं उनका इंतजार कर लेती हूँ। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही रुक जाते हैं। अरे नहीं, तुम लोग जाओ। वैसे भी वो आएंगे तो सबके साथ नहीं घूमेंगे, हम दोनों अकेले ही घूमेंगे, तो तुम्हारा रुकना बेकार ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्या? पर हम तो तेरे दोस्त हैं ना सपना, तू हमें भी अपनी और उनके साथ नहीं घुमाएगी क्या? सपना जानबूझकर असमंजस में होने का दिखावा करते हुए बोली, अब मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। वो किसी और के साथ घूमना ही नहीं चाहते। मेरा भी दिल था कि मैं तुम लोगों को भी साथ घुमाऊं। मेरे साथ साथ वो तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद दे, छोटा मोटा सामान। लेकिन क्या करूं, उनको अच्छा ही नहीं लगता। अब मैं उनके ऊपर दबाव भी तो नहीं बना सकती ना। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इसलिए तुम लोग जाओ, मैं बाद में तुम लोगों को बताऊंगी हमने साथ में क्या क्या किया। सब लड़कियां उसकी बात मानकर आगे निकल गई। सपना ने गहरी सांस ली और इतराते हुए बोली, हाँ, आई बड़ी, साथ घुमा दो कहने वाली। वो सिर्फ मेरे साथ घूमेंगे। पिछली बार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिलाया क्योंकि काम पर जाने की जल्दी भी थी, लेकिन आज कुछ ना कुछ दिला ही देंगे। मैं किसी ना किसी तरह से उनका ध्यान इस तरफ ले ही आऊंगी। सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई। भाग समाप्त।